हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, एवरीडे इन लाइफ केमिस्ट्री। हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन क्या है, रग रग में समाहित है। कैसे आप सो रहे हो तो उस समय क्या करते हो, सांस लेते हो, सांस में आप ऑक्सीजन लेते हो और CO2 छोड़ते हो, तो वहाँ पर वो भी क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है श्वसन की। इसके अलावा आप उठा तो आपने ब्रश किया तो उसमें टूथपेस्ट का अपन उपयोग करते हैं, तो टूथपेस्ट भी क्या है, एक तरह से रसायन में आता है। इसके अलावा हमने चाय पी तो चाय की पत्ती डाली, दूध डाला, पानी डाला, गर्म किया, चाय बनी, फिर उसको अपन पीते हैं। तो वो जो गर्म कर रहे हो वो भी एक तरह से क्या है, यहाँ पर सारी क्रियाएं आपस में मिलते हैं, तो रसायन है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में यहाँ पर रग रग में रासायन विज्ञान किसी न किसी रूप से समाहित है। इसके बिना हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं अम्ल, एसिड। ध्यान देना, एसिड इंग्लिश में बोला जाता है। एसिड शब्द जो कहाँ से आया, सबसे पहली बात तो एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा के एसिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात वे सभी पदार्थ जो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो देखो पहला कैरेक्टर हो जाएगा इसका कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, यहाँ पर नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जैसे लिटमस पेपर दो रंग के आते हैं, इतना सा होता है। उस लिटमस पेपर में एक तो नीला रंग का भी आता है और एक लाल रंग का भी आता है। यदि आप नीले रंग के लिटमस पेपर को क्या कर दो, अम्ल में डाल दोगे, तो अपना कलर चेंज करके किस में बदल जाता है, लाल लिटमस में बदल जाता है। अगर वो लाल में परिवर्तित नहीं होता तो वो पदार्थ अम्ल नहीं होगा। क्लियर? तो इससे आप अम्ल का पता लगा सकते हो लिटमस पेपर टेस्ट की सहायता से। एक होता है लाल लिटमस पेपर। लाल लिटमस पेपर को यदि आप क्षार में डाल दो तो वो नीला हो जाएगा, अगर नीला नहीं होगा तो वो क्षार नहीं होगा। और अगर आप नीले को अम्ल की जगह क्षार में डालोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो नीले को लाल कौन करेगा, अम्ल, और लाल को नीला कौन करेगा, वहां पर क्षार। तो ये तो हो गए हमारे यहाँ पर दो बेसिक कैरेक्टर। अब ध्यान दो कैरेक्टर्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो अम्ल के कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। H2SO4 ले सकते हो आप, अम्ल के एग्जाम्पल है ये। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 होता है यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल, तो ये नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अलावा आप जैसे CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। और भी बहुत सारे आप ले सकते हो, जैसे HCOOH, इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे अम्ल के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब ध्यान दो, कई अम्ल ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में हम उपयोग लेते रहते हैं, जिनको हम एक टेबल से समझते हैं। जैसे हमारे पहले यहाँ पर कॉलम में है वो अम्ल का नाम आ जाएगा, और उसका प्राप्ति सोर्स क्या है, वो कहाँ प्राप्त होता है, किस में पाया जाता है, उन चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात कर लेते हैं हम एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल एसिटाइवम सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। आपसे वो एक नंबर में पूछता है बेटा कि एसिटिक अम्ल का प्राप्ति सोर्स क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। HCl हमारा जो आमाशय होता है ना, उस आमाशय में क्या होता है, HCl यहाँ पर का स्त्रावण किया जाता है, तो ये होता है हमारे आमाशय के जठर रस में पाया जाता है। तो आपसे पूछे HCl कहाँ पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो लाल चींटी होती है, उस लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। लाल चींटी, रेड आंट, जानते हो ना, रेड आंट लाल चींटी जो होती है उसके डंक में पाया जाता है। तो लाल चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, आपसे पूछे तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल हमारे यहाँ पर ज्यादातर फेमस इमली है, इमली में पाया जाता है। तो अगर वो पूछे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे, इमली में। तो इनमें से वो एक क्या होता है, एग्जाम में आपके पूछ लेता है। लैक्टिक अम्ल, देखो
यहाँ पर जो है दूध दही मेन चीज होती है, उस लैक्टोज जो दूध की शर्करा होती है, तो दूध में भी ये पाया जा सकता है, लेकिन दूध क्या होता है, खट्टा नहीं होता है। वो जब दही में परिवर्तित अपन कर देते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा खट्टा हो जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर लैक्टिक अम्ल उसमें पाया जाता है, क्योंकि उसको जीवाणु दूध को दही में जब परिवर्तित करते हैं लैक्टोबैसिलस, तो फिर ये यहाँ पर बनता है। तो ये लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, हमारे पास दही में पाया जाएगा, लिख देंगे हम। फिर देखो एस्कोर्बिक अम्ल की यदि हम बात करें तो एस्कोर्बिक अम्ल, संतरा जानते हो, नारंगी सभी खाते हो, तो उस संतरे में क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है, तो हम कह देंगे संतरे में एस्कोर्बिक अम्ल उपस्थित होता है। मेथेनोइक अम्ल, जो यहाँ पर काली चींटी होती है, देखो चींटी लाल भी होती है और काली भी होती है, पता है ना आपको, काली काटती है बेचारी, शरीफ होती है, कम काटती है, ज़्यादा जलन नहीं लगती, परंतु लाल चींटी जब काट लेती है ना तो बहुत ज़्यादा जलन लगती है। तो काली चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, और लाल चींटी के में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल। अब एक बात ध्यान देना आप, जब आपको चींटी काटती है तो चींटी काटने के बाद आपको क्या होती है, उस जगह पे जलन होती है। जलन क्यों होती है, क्योंकि उसमें ये अम्ल पाया जाता है। इस अम्ल की उपस्थिति से वहाँ पर क्या होता है, हमारी सेल्स में जलन होती है, तो यहाँ पर डंक के कारण होती है। अगर क्वेश्चन वो इस तरह से आपसे पूछ ले। ऑक्जेलिक अम्ल की यदि हम बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल ज़्यादातर टमाटर में पाया जाता है। तो यहाँ जो हमारे सोर्स है, सोर्स तो देखो और भी होते हैं बहुत सारे, पर जो मेन सोर्स है ना उसकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड बेस पे, तो ये हमारे सोर्स हो जाएंगे। अब एक बार में आपको अम्ल हो गया पूरा। अम्ल होने के बाद अब देखो दूसरी चीज आती है हमारे पास, यहाँ पर दूसरा टॉपिक है क्षार। तो देखो मेन टॉपिक यही है, तीनों के अंतर पूछ लेता है या किसी न किसी रूप से पूछ लेता है, वो स्टार्ट यहीं से है चैप्टर आपका। क्षार, क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। अब देखना यहाँ पर अम्ल तो स्वाद में कौन से थे आपके पास, खट्टे थे, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या जाएगा, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। मतलब वैसा जैसा स्वाद आना चाहिए वैसा नहीं आता, हल्की सी कड़वाहट भी हो सकती है यहाँ पर, तो स्वाद में क्या है, ये कड़वे होते हैं। दूसरा कैरेक्टर्स, जो यहाँ नीले लिटमस पेपर को क्या कर रहे थे, लाल, तो ये लाल लिटमस पेपर को देखो, लिटमस लाल और नीले दोनों आते हैं, तो लाल लिटमस को क्या करेंगे, ये क्षार पदार्थ में डाल दो आप, वो क्या हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा, नीले में परिवर्तित कर देते हैं, क्या होते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब देखो इसके अलावा भी यहाँ पर अपन बात करें, स्पर्श करने पर ये साबुन जैसे होते हैं, तो स्पर्श करने पर कैसे हो जाएंगे, साबुन जैसे। अब इसको समझो पॉइंट को आप, जैसे आप साबुन लेते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे थोड़ा सा गीला हो जाता है तो अपन को चिकना चिकना फील होता है, महसूस होता है ना, आपको पता है। तो वैसा का वैसा ही अगर सार को आप स्पर्श करोगे ना तो क्या हो जाएगा, वो वैसा का वैसा ही, जब वो जले विलीन रहेगा तो सेम वैसा ही चिकनाहट हमें क्या होती है, महसूस होती है। तो साबुन के जैसे क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं ये। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। NaOH ले सकते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। CaOH ध्यान दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, परंतु बैलेंस ही जरूरी है। OH -1 होता है तो 1 हो जाती है, और कैल्शियम की कितनी होती है, +2 होती है, तो यहाँ पे कितना आएगा, सूत्र बनेगा तो CaOH2 इसका सही फॉर्मूला होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम ले लो आप, तो एल्यूमिनियम और क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, परंतु सूत्र बनाना है, OH की तो एक ही होती है, लिखना जरूरी नहीं होता। एल्यूमिनियम +3 संयोजकता होती है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसके अलावा आप और सार ले सकते हो, जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो ऐसे क्या है, क्षार के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हो जाएंगे। मुख्य रूप से होते तो हजारों है, परंतु अपन को क्या है, यहाँ पर ये कुछ याद रखने। अब देखो इनमें पहचान क्या होती है, क्षार में हमेशा OH- रहेगा, ये आपकी पहचान है सबसे पहले, और अम्ल में हमेशा H+ रहेगा, यानी कि H हाइड्रोजन परमाणु रहेगा। अब देखो हाइड्रोजन इसमें भी, हाइड्रोजन इसमें भी है, परंतु जो टूटकर OH- देगा वो क्षार होगा, टूटकर जो H+ में टूटेगा वो क्या होगा, यहाँ पर अम्ल होगा। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब देखो अम्ल क्षार के बाद हमारी थर्ड आती है यहाँ पर लवण। लवण तो आप अच्छे से पढ़ चुके हो, देखो उदासीनीकरण की अभिक्रिया पढ़ी थी अपन ने। लवण को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं, और लवण हमेशा क्या होता है, ज्यादातर उदासीन ही होता है। अब ध्यान दो,
लवण कैसे बनाया था आपको पता है, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल बनते हैं। करा दो आप एक क्रिया, देखो यहाँ पर HCl ले लिया। HCl क्या है आप जानते हो, एक प्रबल अम्ल है, तो यहाँ लिख देंगे हम अम्ल। चाहे प्रबल लो अम्ल या दुर्बल लो, कुछ भी लो, पर बनने वाला तो लवण ही है। तो अपन लवण देख रहे हैं तो अम्ल ले लिया। एक आप क्या ले लो यहाँ पर, क्षार ले लो, जैसे NaOH ले लो, KOH ले लो, आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो। ये क्या हो गया आपके पास, बेस क्षार। अब देखो आपको अच्छे से पता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करते तो लवण जल बनता है। तो कैसे बनेगा, Na तो प्लस और ये देखो OH माइनस, ऐसे H प्लस और Cl माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ, ये Na प्लस इस Cl माइनस से क्रिया कर लेगा और एक तो बन जाएगा आपके पास NaCl, सोडियम क्लोराइड का लवण बन जाएगा, नमक का। नमक ही होता है ये साधारण। और बचा क्या आपके पास H प्लस और OH माइनस, तो क्या निकल जाएगा H2, यानी कि Na ने तो क्लोरीन से क्रिया कर ली तो क्या बन गया, NaCl बन गया। बचा क्या, H प्लस OH माइनस, क्या निकल गया, जल बन गया। ये यहाँ पर क्या होते हैं, उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। इसकी पूरी अभिक्रिया हमने यहाँ पर पढ़ रखी है। अब देखो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करवा देता हूँ इस पूरे टॉपिक को। हमारा चैप्टर है यहाँ पर दैनिक जीवन में रसायन, एवरीडे इन लाइफ केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत फर्स्ट यहाँ पर आता है एसिड, सेकंड आता है यहाँ पर बेस और थर्ड आता है साल्ट। एसिड बेस साल्ट तीन चीजें हमारे यहाँ पर मुख्य टॉपिक है। इस टॉपिक में वो आपको डिफरेंट पूछ सकता है या फिर वो आपको इनमें कंपैरिजन भी पूछ सकता है। तो आपने यहाँ लिखे जैसे स्वाद में खट्टे हैं, ये स्वाद में कड़वा है, ये उदासीन होता है, तो ऐसे अपन कंपेरिजन करके सारणी में तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं चाहे तो देखो हम कहेंगे एसिड। एसिड शब्द जो है यहाँ पर लैटिन भाषा के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर खट्टा, अर्थात अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल में यदि नीला लिटमस पत्र डाला जाए तो वो क्या कर देते हैं, उसको लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल में उदाहरणों में अपन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं, CH3COOH एसिटिक अम्ल ले सकते हैं, HCOOH फॉर्मिक अम्ल आप ले सकते हो। ये क्या हो जाएंगे, अम्ल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। क्षार की बात करते हैं। क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और यदि हम इन्हें क्या करते हैं, जलीय विलयन में जब ये रहते हैं और हम इन्हें स्पर्श करें तो ये यहाँ पर क्या होते हैं, साबुन जैसा क्या होता है, स्पर्श करने पर महसूस होता है हमें। इसके अलावा क्षार क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो नीले लिटमस को लाल कर रहे थे, ये लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीले रंग में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH क्या होता है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, AlOH3 क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगी। क्या हो जाएंगे हमारे क्षार के कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, थर्ड लवण, साल्ट। साल्ट क्या होते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों अपने प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और उदासीन यहाँ पर पदार्थ का निर्माण होता है जो क्या होता है, लवण होता है। और साथ में हमारे पास सह उत्पाद, मुख्य उत्पाद के साथ जो निकलता है उसे सह उत्पाद कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर जल बनता है। अब देखो यहाँ पर दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, कुछ अम्लों का उपयोग करते हैं जिनको हम लगभग काम में लेते रहते हैं भोजन के रूप में। देखो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होते हैं, सिरके में होता है। HCl जठर रस हमारा जो आमाशय होता है ना उसमें होता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में, एस्कॉर्बिक अम्ल संतरे में, मैथेनोइक अम्ल काली चींटी के डंक में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। वो आपको क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में, या टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऐसा एक क्वेश्चन आपके सारणी में से ज्यादातर पूछा जाता है। तो आपको ये क्लियर है। अब देखो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये सब कुछ हमारा क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो अपने लवण पढ़ा है इसके कुछ गुणधर्म भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखो जो लवण होते हैं इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं पहली चीज तो। और यहाँ पर ये क्या होते हैं, कुछ लवण यहाँ पर क्रिस्टलन जल के रूप में भी पाए जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर क्रिस्टलन जल, जो क्या है एक लवण का मुख्य गुणधर्म है। पूछ लिया जाता है क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलन जल हमें अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इजी होता है, कोई टफ नहीं है। तो क्रिस्टलन जल टॉपिक है हमारा। क्रिस्टलन जल, पहला तो लवण का पहला गुण तो क्या हो गया हमारे पास कि भाई इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। दूसरा ये क्या होते हैं, क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं, इनके साथ जल के अणु जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब क्रिस्टलन जल क्या होता है, इसको पहले तो अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद हो जाएंगे ना, तो एग्जाम्पल याद होने के बाद आप क्या कर सकते हो, इनकी सारी डेफिनेशन क्रिस्टलन जल के आपको इजी गोइंग में याद हो जाएगी। अब देखो क्रिस्टलन जल के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ।
जैसे आप उदाहरण के रूप में यहाँ पर आप सोडियम कार्बोनेट जानते हो, Na2CO3 सूत्र बनता है। Na की तो सही जगह एक होती है तो एक को लगाना जरूरी नहीं है, और CO3 -2 होती है जो 2 यहाँ आ गई, सोडियम कार्बोनेट होता है। परंतु यहाँ सोडियम कार्बोनेट इस रूप में नहीं पाया जाता, इसके साथ क्या होता है 10 जल के अणु, डॉट लगा के 10 क्या लिख दूं मैं, H2O लिख दूं। 10 जल के अणु क्या होते हैं, इसके एक लवण का जो एक इकाई सूत्र है, ये लवण का एक इकाई सूत्र होता है। इकाई सूत्र मतलब लवण का एक सूत्र है ये। इस इकाई सूत्र के साथ 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, क्रिस्टलन जल के रूप में है। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर Na2CO3, इसको तो बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो यहां तक तो हम लिख देंगे कि Na2CO3 तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। परंतु जब हम इसे क्रिस्टलन जल के रूप में लिखते हैं तो जल कितने हैं, 10। 10 को डेका बोला जाता है, तो 10 को तो डेका लिख देंगे अपन, और जल के अणु को हाइड्रेट बोलते हैं यहाँ पर रसायन में, हाइड्रेट। तो हमारा यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। 10 का मतलब डेका हाइड्रेट, यानी कि डेका हाइड्रेट क्या है, यहाँ पर 10 जल के अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं एक इकाई सूत्र के साथ। इसके अलावा कॉपर सल्फेट ले लो आप, CuSO4 पहले भी आ चुका आपके बेटा ये। तो देखो कॉपर सल्फेट के साथ क्या होता है, 5 डॉट लगा के मैंने लिख दिया, 5 H2O के अणु क्या होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं। जो ये क्या होते हैं यहाँ पर क्रिस्टलन जल के रूप में होते हैं। इसे अपन कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हैं, और जब जल के अणु जुड़े रहते हैं तो इसको नीला तोता के नाम से जाना जाता है, पर अपन यहाँ पे दोनों लिख देते हैं। तो कॉपर सल्फेट के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसका जल के अणु जुड़े रहते हैं उस समय क्या होता है, इसको नीला तोता भी बोलते हैं, नीला तोता। ध्यान रखना, नीला तोता, तोता मत लिख देना पैरेट, तोता नहीं, तोता, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट की अपन बात कर ले। कैल्शियम का तो Ca+2 होता है, और सल्फेट SO4 की क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यदि यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के साथ देखो अलग अलग कंडीशन होती है, CaSO4, इसकी -2 SO4 की, और कैल्शियम की +2, दोनों 2 से 2 कट जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसके साथ क्या हो जाए, 2 जल के अणु क्रिस्टलन जल के रूप में जुड़ जाए तो इसे हम जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। और देखो एक और होता है, कैल्शियम सल्फेट में CaSO4। ध्यान देना, कैल्शियम सल्फेट दोनों सेम है, परंतु यहाँ जल के अणु कितने हैं, 2, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, जल का अणु ½ H2O, 1/2 H2O कर दूं। तो ये होता है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में POP के नाम से भी जाना जाता है। आप देखो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP तो बोलते हैं, परंतु दैनिक जीवन में हमारे क्या है, इसका बहुत अधिक उपयोग है। कहाँ पे है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अपन, जैसे कोई की हड्डी टूट जाती है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, डॉक्टर बांधता है ना, सबसे पहले तो क्या होता है, पट्टी लेता है, उस पट्टी को ही बांधता है। परंतु उसमें क्या होता है, जो POP का पाउडर होता है ना, जैसे उसको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो पानी में घोल कर उस पट्टी को भी उसमें गीला कर लेते हैं, बांध देते हैं। जब ये सूखता है ना, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जिप्सम में परिवर्तित होता है। जो कठोर होता है वो हार्ड होने के कारण क्या होता है, वो हिल नहीं पाता, इधर उधर नहीं हो पाता, तो हाथ स्थिर रहता है। तो टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने में क्या होता है, यहाँ पर प्लास्टर बांधते हैं, तो इसका उपयोग भी किया जाता है। इसके अलावा POP पुट्टी कराने में दीवारों पे आजकल सभी जानते हो उपयोग लेते हैं। अब देखो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक फिटकरी आपने नाम सुना है, नाई के पास कभी जाओ, नाई के पास जाते हो तो सेविंग बनाता है, तो बाद में कभी कट जाता है ना थोड़ा बहुत, तो तब भी या ऐसे भी वो नॉर्मली क्या कर देता है, आपके वो मिस्त्री की डली होती है ना, वैसे कुछ लगाता है, वो फिटकरी होती है बेटा उसके पास यहाँ पर। तो फिटकरी में क्या होगा हमारे यहाँ पास, देखो पोटेशियम सल्फेट, फिफ्थ है K2SO4। K2SO4 क्या आ जाएगा, K तो पोटेशियम है, इसकी तो एक होती है, तो एक तो लिखी ही नहीं अपने, और SO4 की -2 होती है, तो ये 2 लिख दी। तो K2SO4 तो क्या है यहाँ पर, पोटेशियम सल्फेट। इसके साथ जुड़ जाए एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसके साथ डॉट लगा के अपन क्या कर देंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का Al और सल्फेट का SO4। सल्फेट की तो कितनी होती है, अभी जस्ट आई थी आपके, सल्फेट की तो SO4 की तो -2, तो 2 इसकी यहाँ आ गई, और एल्यूमिनियम की 3 होती है, +3 तो यहाँ आ गई, हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके साथ जब 24 जल के अणु जुड़ जाते हैं तो 24 H2O, तो इसको हम यहाँ पर फिटकरी के नाम से जानते हैं। इसको यहाँ पर पोटास एलम भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर या तो हम इसको कहेंगे
फिटकरी या फिर पोटास एलम। मेन आपके यहाँ पर देखो बेटा फिटकरी ही है, फिटकरी ही आपको लिखना है। तो फिटकरी बोलते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है बेटा, जब इसको आप क्या करते हो, जैसे पानी में ये घुलती है ना, तो ये धनायनों और ऋणायनों में टूट जाती है। और चूंकि हमारा जो रक्त होता है वो एक क्या होता है, ऋणावेशित कोलाइड होता है। तो रक्त में जो ऋणावेशित मात्रा होती है, तो जैसे ही इसको लगाते हैं तो इसके जो धनावेशित आयन होते हैं उस ऋणावेश से क्रिया करके उसको क्या कर देते हैं, धनावेश ऋणावेश उदासीन हो जाता है और थक्का बन जाता है खून का, तो जम जाता है और खून बहना बंद हो जाता है, इसलिए वहां पर ना इसको लगाते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग आप पता है पानी के शुद्धिकरण में भी करते हैं। जब पानी को शुद्धिकरण करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे पानी है उसमें कंकड़, रेत, मिट्टी आदि की अशुद्धियां रहती है, वो ऋणावेशित होती है। जैसे ही उसको आप डालोगे, कुछ धनावेशित भी हो सकती है उनमें, तो डालोगे तो इसके प्लस वाले आयन उसके माइनस वाले से क्रिया कर लेंगे, माइनस वाले कुछ प्लस वाले से क्रिया कर लेंगे और उदासीन होकर नीचे वो सारी गंदगी क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, जिसे हम छान कर अलग कर लेंगे। इस प्रकार पानी का शुद्धिकरण भी हम इससे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ तक तो अम्ल, क्षार और लवण हमारे पास पूरे हो जाते हैं। इसके बाद अम्ल क्षार की कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने कह दी, समय समय पे परिकल्पनाएं दी, अम्ल किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे, तो उन परिकल्पनाओं को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉच मी।